वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में आज हम पढ़ेंगे एगेरोज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस दो प्रकार का था, पेज और एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेज था पॉली एक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले देखते हैं एगेरोज के बारे में। ये लीनियर कैसा है? लीनियर, रेखीय, नेचुरल पॉलीसेकेराइड। लीनियर है, नेचुरल है, पॉलीसेकेराइड है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 12,000 डाल्टन है। कितना है? 12,000 डाल्टन है। ये नेचुरल कैसे है? क्योंकि ये रेड एल्गी से मिलता है। अच्छा, कौन सी रेड एल्गी से मिलता है? ग्रासिलेरिया, जिलेडियम। ग्रासिलेरिया और जिलेडियम, इन दोनों को हम सीवीड्स भी कहते हैं, समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार भी कहते हैं, सीवीड्स भी कहते हैं। ठीक है। एगेरोज एक लीनियर है, नेचुरल है, पॉलीसेकेराइड है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 12,000 डाल्टन होता है। ये रेड एल्गी ग्रासिलेरिया और जिलेडियम से बनता है, जिसे हम सीवीड्स भी कहते हैं। इसका जो एगेरोज है वो एग्रोबायोस के पॉलीमराइजेशन से, बहुलकीकरण से, पॉलीमराइजेशन से बनता है, बहुलकीकरण से बनता है। पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण मतलब हम बहुलक नहीं पढ़ते, बहुत सी एकलक इकाइयां बहुलक बनाती है, बहुत से मोनोमर्स क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। वैसे ही एग्रोबायोस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एग्रोज बनाते हैं। अच्छा, एग्रोबायोस की बात करते हैं। एग्रोबायोस की बात करते हैं। देखिए, ग्लैक्टोज प्लस 3,6 एनहाइड्रोग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज प्लस 3,6 एनहाइड्रोग्लैक्टोज आपस में मिलकर एग्रोबायोस बनाते हैं, और यही एग्रोबायोस पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाता है? एगेरोज बनाता है। एगेरोज बनाता है। ठीक है। एग्रोबायोस के पॉलीमराइजेशन से एग्रोज बनता है। एग्रोबायोस कैसे बनता है? ग्लैक्टोज प्लस 3,6 एनहाइड्रोग्लैक्टोज के मिलने से। अब बात करते हैं एगेरोज से एगेरोज जेल कैसे बनती है। देखिए, अब बात करते हैं एगेरोज जेल की। एगेरोज जेल की बात की जाए, एगेरोज प्लस एगेरोज में इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड के साथ TAE डाला जाता है। तीनों को मिलाकर हम 5 से 10 मिनट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। एगेरोज को, इथिडियम ब्रोमाइड को और TAE को 5 से 10 मिनट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे बनती है एक सॉल्यूशन, और उसी सॉल्यूशन को बाद में जेल में बदला जाता है, और क्या बनती है? एगेरोज जेल।
एगेरोज जेल बनती है। एगेरोज प्लस इथिडियम ब्रोमाइड प्लस TAE को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन से जेल बनती है जिसे एगेरोज जेल कहते हैं। TAE की बात की जाए, इसे बोलते हैं ट्रिस एसिडेट EDTA। इसमें दो ग्रुप है, एक एसिटेट ग्रुप है, एक EDTA ग्रुप है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारे पास एगेरोज जेल आ गई। क्या आ गई? एगेरोज जेल। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर एगेरोज जेल को कास्ट किया जाता है इस तरह से। एगेरोज जेल को कास्ट किया जाता है। फिर कोम्ब प्लेट की सहायता से यहां पर वेल बनाए जाते हैं इस तरह से। देखो, इस तरह से वेल बनाए जाते हैं। ठीक है। इन वेल के अंदर डीएनए, जिस डीएनए का क्या करना है? इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, प्लस ग्लिसरॉल को डालना है। देखिए, जो एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये डीएनए के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो हम डीएनए को प्लस ग्लिसरॉल को इन वेल में डालते हैं। जिस डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है वो डीएनए प्लस ग्लिसरॉल। अच्छा, ग्लिसरॉल को क्यों डाला? क्योंकि ये डीएनए को वेल में बनाया, बाहर नहीं आने देता, वेल में बनाए रखता है, ये बाहर नहीं आने। ग्लिसरॉल डीएनए को वेल में बनाए रखता है, तो डीएनए प्लस ग्लिसरॉल को वेल में डाला जाता है। पहले कोम्ब प्लेट की सहायता से वेल बनाए जाते हैं और इन वेल में क्या ग्लिसरॉल और डीएनए को वेल में डाला जाता है। अब आगे चलते हैं। देखें, इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया। यहां पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। क्या लगाया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर जेल को कास्ट किया, फिर यहां पर वेल बने थे। वेल में डीएनए प्लस ग्लिसरॉल डाला हुआ, और उसके बाद हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जो कि यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। तो ऊपर सारा क्या आ गया? नेगेटिव। नीचे सारा क्या आ गया? पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव वाला क्या आया? कैथोड। और पॉजिटिव वाला एनोड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, डीएनए मूवमेंट करेगा। अच्छा, डीएनए मूवमेंट क्यों करेगा? क्योंकि डीएनए कैसा है? यूनिफॉर्म।
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेगा, इस तरह डीएनए मूवमेंट। इस तरह डीएनए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज है, डीएनए पर यूनिफॉर्म चार्ज है तो जो मूवमेंट होगी वो चार्ज के कारण नहीं होगी, किस कारण होगी? ओनली साइज के आधार पर। ओनली डीएनए का जो साइज होगा वही इस माइग्रेशन में भूमिका अदा करेगा। ठीक है, जिसका साइज कम होगा वो तो नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो ऊपर ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, और हमने क्या डाला था? इथिडियम ब्रोमाइड जेल, ध्यान हो तो आपको इथिडियम ब्रोमाइड डाला था। इसे हम क्या करेंगे? ट्रांस इल्यूमिनेटर की सहायता से देखेंगे। ट्रांस इल्यूमिनेटर की सहायता से देखेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज। जहां हम इथिडियम ब्रोमाइड को यह चमक पैदा करेगा, जहां डीएनए क्या पैदा करेगा? चमक, फ्लोरोसेंस। उस फ्लोरोसेंस के कारण हमें डीएनए के ऑरेंज बैंड दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ऑरेंज बैंड। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण डीएनए के में मूवमेंट होगी। ठीक है, और मूवमेंट कैसे होगी? केवल साइज के, माइग्रेशन के आधार पर मूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और हमने इथिडियम ब्रोमाइड जेल में डाला जो कि कैसे काम करेगा? फ्लोरोसेंस के रूप में काम करेगा। और ट्रांस इल्यूमिनेटर में यानी यूवी रेज में जब हम इसे देखेंगे तो हमें ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड दिखेंगे। ये बैंड किस आधार पर होंगे? साइज के आधार पर। जो बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ऊपर रहेंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर डीएनए लैडर मार्कर होगा। जैसे 100 केबी, 400 केबी, 800 केबी, 1000 केबी। इस तरह से हम इन मार्कर या इन लैडर मार्कर की सहायता से डीएनए का साइज पता कर सकेंगे। ठीक है, और यहां पर इथिडियम ब्रोमाइड फ्लोरोसेंस पैदा करेगा, जिस कारण से हमें डीएनए के ऑरेंज कलर के बैंड हमें दिखाई देंगे। अब आगे चलते। देखिए, हमने क्या किया? डीएनए प्लस ग्लिसरॉल को वेल में डाला। ठीक, वेल में डालने पर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हुआ? सेपरेशन of charged molecule on the basis of साइज, साइज के आधार पर सेपरेशन। ठीक है, और डीएनए ने मूवमेंट की या डीएनए ने क्या किया? माइग्रेशन किया। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या हम कह सकते हैं कैथोड से
एनोड। जैसे ही मूवमेंट हुआ या माइग्रेशन हुई, इसके बाद हमने ट्रांस एलिमिनेटर की सहायता से डीएनए को किसमें देखा? यूवी लाइट में। अच्छा, यूवी लाइट में या ट्रांस एलिमिनेटर में क्यों दिखेगा डीएनए? क्योंकि हमने इथिडियम ब्रोमाइड डाला है जो कि फ्लोरोसेंस पैदा करता है, या हम इसे कह सकते हैं इल्यूमिनेशन पैदा करता है। इल्यूमिनेशन पैदा करता है। तो ट्रांस इल्यूमिनेटर की सहायता से यूवी लाइट में डीएनए को देख सकते हैं, जिसमें डीएनए के ऑरेंज बैंड दिखाई देते हैं। ऑरेंज बैंड, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। TAE क्यों डाला, इथिडियम ब्रोमाइड क्यों डाला, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक शब्द आता है इल्यूशन। एगेरोज जेल से डीएनए के बैंड को सेपरेट करें। डीएनए के बैंड्स को सेपरेट या कट करके सेपरेट करें। देखिए, जैसे ये एगेरोज जेल थी, इसके ऊपर इस तरह से डीएनए के बैंड्स बन गए थे। इन बैंड्स को कट करके अलग करना, ठीक है, क्या कहलाता है? इल्यूशन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड की। पहली बात, ये सुपर कोइलिंग को इंड्यूस करता है। इंड्यूस्ड पॉजिटिव सुपर कोइलिंग, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को इंड्यूस करता है। ये इंटरकैलेटिंग एजेंट है। यानी डीएनए के साथ इंटरकैलेशन होता है। इंटरकनेक्शन, अंतर्वेशन कहते हैं ना, डीएनए के बिल्कुल अंदर चला जाता है, इंटरकनेक्शन करता है। और क्या करता है? फ्लोरोसेंस, या इसे क्या कहता है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन कोर्स करता है किसके साथ? यूवी लाइट। चमक, जो डीएनए की चमक होती है वो इथिडियम ब्रोमाइड में होती है, क्योंकि डीएनए के साथ इंटरकनेक्शन कर लेता है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है। तो जो इल्यूमिनेशन या हम फ्लोरोसेंस या चमक कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज में या अल्ट्रावायलेट लाइट में, वो इथिडियम ब्रोमाइड के कारण ही आती है। अगर हम बात करें आगे, ये पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। जब इथिडियम ब्रोमाइड को पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज यानी डीएनए के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो इंटरकनेक्शन करता है या इंटरकैलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। लेकिन इसे सीधा डीएनए में नहीं डाल सकते, इसीलिए इसे जेल में डाला जाता है। इसे कहां डाला जाता है? जेल में डाला जाता है। हमने जब जेल बनाई थी तब हमने इथिडियम ब्रोमाइड लिखा था, इसे सीधा डीएनए में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये पहले ही क्या बना देगा? इंटरकनेक्शन बना देगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होने से पहले ही अगर इंटरकनेक्शन इसने बना दिया, इंटरकनेक्शन इसने बना दिया, ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, तो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी।
इसीलिए इस बात का स्पेशली ध्यान रखा जाता है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि इसे जेल में ही डाला जाता है, डीएनए के साथ नहीं डाला जाता। इथिडियम ब्रोमाइड इंड्यूस्ड पॉजिटिव सुपर कोइलिंग, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को इंड्यूस करता है, इंटरकनेक्टिंग एजेंट बनाता है, डीएनए के साथ इंटरकनेक्शन करना, फ्लोरोसेंस या इल्यूमिनेशन बनाना किसके साथ, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ या यूवी लाइट के साथ, पॉजिटिव चार्ज है तो डीएनए में सीधा नहीं डाल सकते, नहीं तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और वो हो ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसीलिए इसे जेल में डाला जाता है। तो ये आ गया इथिडियम ब्रोमाइड। इसके बाद TAE की बात करते हैं। देखिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए जब हमने एगेरोस जेल बनाई थी तो हमने क्या क्या डाला था, एक तो एगेरोस प्लस इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लस TAE ये डाला था, ट्रिस एसीटेट EDTA, ये दो ग्रुप है, एक तो एसीटेट ग्रुप है, एक EDTA ग्रुप है। पहले देखते हैं एसीटेट ग्रुप के। एसीटेट ग्रुप के बारे में बात करें, ये क्या करता है, इंश्योरिंग द इलेक्ट्रिक करंट flows through the cell और बफर मेंटेन करता है। देखो एसीटेट क्यों डाला, ये इंश्योर करेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट हमने डाला है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमने डाला है, वो फ्लो कर रहे हैं कहां से, जो जेल है उसके थ्रू फ्लो कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि जेल के थ्रू वो फ्लो नहीं करे। जैसे ये जेल थी, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट डाला था, तो एसीटेट ये इंश्योर करेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस जेल में से पास हो रहा है या नहीं हो रहा, इस जेल में से ही पास हो रहा है, इस जेल में से ही फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा, ये बफर को मेंटेन रखेगा, यहां पर बफर मेंटेन रखेगा, सीधी बात कहूं तो पीएच मेंटेन करेगा, पीएच को चेंज नहीं होने देगा, क्योंकि अगर पीएच चेंज हो गई तो जो हम बोल रहे हैं ना डीएनए यूनिफॉर्म चार्ज है, तो चार्ज चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसका क्या काम है, पीएच को मेंटेन रखना। ठीक है, तो एसीटेट क्या करेगा कि एक तो ये इंश्योर करेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जेल में से पास हो रहा है, और दूसरा बफर को मेंटेन कर रहा है, यानी पीएच को मेंटेन कर रहा है। दूसरा EDTA, डीएनए न्यूक्लियेज एंजाइम, या इसे डीएनए एंजाइम भी कहते हैं, ये डीएनए पर काम करता है। अगर डीएनए न्यूक्लियेज एंजाइम ने डीएनए पर काम कर लिया तो डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस हो ही नहीं पाएगा, और इसके लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम मैग्नीशियम आयन को यहां से हटा दें तो डीएनए न्यूक्लियस डीएनए पर काम नहीं कर पाएगा, तो मैग्नीशियम को बाइंड करने का काम EDTA करता है। ये क्या बनाता है, किलेट बनाता है, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिस कारण से न्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनए न्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए पर काम ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो एगेरोस जेल में हमने TAE डाला था, ट्रिस एसीटेट EDTA। एसीटेट इंश्योर करता है कि करंट का जो फ्लो है वो जेल के थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा, और बफर को मेंटेन यानी पीएच को मेंटेन करता है। लेकिन EDTA क्या काम करता है, डीएनए न्यूक्लियस को क्रिया नहीं करने देता डीएनए पर। क्यों, क्योंकि उसके लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो EDTA मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके किलेट्स बना देते हैं या कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम बात करते हैं किसकी, इसको कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स इफेक्ट करने वाले कारक।
देखिए अब बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर की। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं? पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगेरोजेल। एगेरोजेल की कॉन्सेंट्रेशन, यदि एगेरोजेल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो जो पोर का साइज होगा, मैट्रिक्स पोर का साइज कम होगा, तो सेपरेशन गुड होगा, अच्छा सेपरेशन होगा। यानी अगर एगेरोस जेल की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे तो मैट्रिक्स के पोर का साइज कम हो जाएगा, जिससे सेपरेशन क्या होगा? गुड होगा, अच्छा सेपरेशन होगा। लेकिन एगेरोज जेल की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दे तो मैट्रिक्स के पोर का साइज बढ़ जाएगा, जिससे सेपरेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, सेपरेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगेरोस जेल भी प्रभावित करती है। दूसरा पीएच, हमने पीएच को मेंटेन करने के लिए एसीटेट डाला था। ठीक है, पीएच भी क्या करती है? इसे प्रभावित करने का काम करती है। तो पीएच होना भी एक जरूरी है, एक सही पीएच होना भी जरूरी है, जो अलग अलग इलेक्ट्रोफोरेसिस में अलग अलग होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर 3 पे है वोल्टेज। वोल्टेज अगर ज्यादा हो, अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अच्छा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ माइग्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जो डीएनए की मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर वोल्टेज बढ़ा दे तो डीएनए की मूवमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। चौथा क्या है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साइज पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने 2 डीएनए लिए, एक तो छोटे साइज का डीएनए, एक बहुत बड़े साइज का डीएनए, या दोनों ही लगभग समान आकार के डीएनए, तो यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छा होगा, जबकि यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का साइज भी इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, वोल्टेज ज्यादा होगी तो रेट ऑफ माइग्रेशन बढ़ जाएगी, जो डीएनए माइग्रेट कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छा होगा। और मॉलिक्यूल का साइज भी क्या करता है? इस पे डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर हैं जो इस पर प्रभावित करते हैं। अब आगे चलते हैं। हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में ट्रैकिंग डाई का यूज भी करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रैकिंग डाई का यूज करते हैं। जैसे मिथाइलिन ग्रुप, और ब्रोमोफिनोल ग्रुप। देखो
ट्रैकिंग डाई जो कि ट्रैक करेगी कि डीएनए का माइग्रेशन कितना हुआ। इसके लिए दो प्रकार की डाई यूज की जाती है, एक तो मिथाइलिन ब्लू और एक ब्रोमोफिनोल ब्लू। ये बेसिकली ट्रैक करेगी कि कितना माइग्रेशन डीएनए का हुआ है। कौन कौन सी डाई है? मिथाइलिन ब्लू और ब्रोमोफिनोल ब्लू। ठीक है, देखिए जो अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2024 में जो एग्जाम अभी हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस नहीं करता इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को, यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता। पहला है मॉलिक्यूलर वेट। देखिए हमने म्यू पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, तो म्यू क्या था? म्यू था E Z अपॉन R, या म्यू को क्या बोला था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन R, या म्यू को क्या बोला था? log 1 अपॉन मास, यही बोला। पहला फैक्टर है वेट, मास आ गया ना, तो ये तो इन्फ्लुएंस ही कर रहा है, साफ ही आ गया। दूसरा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस करता है। हमने कल ही बताया था कि मान लीजिए ये डीएनए लीनियर है, ये सुपरकोइल हो गया, तो जब हम डीएनए मैट्रिक्स के पोर्स में से इन्हें गुजारेंगे तो लीनियर डीएनए तो अटक जाएगा, सुपरकोइल इसको क्रॉस कर जाएगा, तो इस पे तो डिपेंड करता है, बिल्कुल शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे तो डिपेंड करता है। फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल साफ ही दिख रहा है, आर रेडियस मतलब साइज रेडियस पे भी डिपेंड करता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर, अगर मॉलिक्यूल को 3D में देखा जाए कि ये कौन सा परमाणु किस एंगल पे लगा हुआ है, कौन सा एटम किस एंगल पे लगा हुआ है, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री 3D स्ट्रक्चर को देखा जाए, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि जैसे H2 है, H2 V आकार का होता है, इस तरह से इसका पूरा एंगल देखा जाए, इसका पूरा स्ट्रक्चर देखी जाए, क्या उस पर डिपेंड करता है? नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता। उत्तर जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता, यानी हमें 3D में देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के आधार पर, लीनियर है या सुपरकोइड है या कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, उसके आधार पर, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल के आधार पर इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को कौन सी चीज इन्फ्लुएंस नहीं करती? स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर 2015 में आया हुआ है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एगेरोस जेल। एगेरोस जेल से डीएनए के बैंड कट आउट करके सेपरेटेड करना एंड एक्सट्रैक्टेड यानी बाहर निकालना फ्रॉम द जेल पीस, उस जेल पीस से बाहर निकालना क्या कहलाता है? हमने आज ही पढ़ा है, इल्यूशन कहलाता है। सेपरेट करना डीएनए को, बैंड्स को जेल में से क्या कहलाता है? इल्यूशन कहलाता है। कट करके सेपरेट करना क्या कहलाता है? इल्यूशन कहलाता है। आज ही पढ़े, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2015 यानी स्कूल लेक्चर 2015 में आया हुआ है। विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स का विजुअलाइजेशन करना इज डन आफ्टर, कब किया जाता है? जब किससे स्टेन किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय व्हाइट लाइट एक्सपोजर, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ व्हाइट लाइट का एक्सपोजर। इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर। इथिडियम फ्लोराइड, पहली बात तो इथिडियम फ्लोराइड तो है ही नहीं, अकेला इथिडियम ब्रोमाइड भी नहीं करेगा, और व्हाइट लाइट भी नहीं चाहिए, अल्ट्रावायलेट या यूवी लाइट चाहिए। तो इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोजर, ऑप्शन सी सही। ठीक है।